हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी की प्रक्रिया बेहद शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी क्लास देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी आपको कुछ स्पेशल क्लास देखने को मिलेंगी जो कि सभी परीक्षाओं के लिए जो है बेहद शानदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लासें होती हैं और इसमें जो है आपको डिटेल वाइज क्लास दी जाती है। ठीक है, तो आप जो है हमारा जो डिटेल वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा जो है आज हम कराएंगे एमसीक्यूज कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज कराएंगे आज हम आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले वीडियो में कवर किया है। ठीक है, ये हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे और आज जो है भाई इससे 2 जो पिछला वीडियो था इसमें भी हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम 2 टॉपिक आज फिर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक और पर्यटन। देखिए, सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में जो विश्व धरोहर स्थल होते हैं उसका संरक्षण के बारे में हम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो हमारे लिए किस तरीके से हमारे जीवन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यटन स्थल जो होते हैं कैसे हमारी इनकम बनती है उस स्रोत से। और इसमें हम ये भी देखने की कोशिश समझने की कोशिश करेंगे क्या हमारे जो जीडीपी है या किस किस चीज़ों पर हमारा जो प्रभाव पड़ेगा। देखिए, सांस्कृतिक मंत्रालय को दिशा देश की प्राचीन संस्कृति, धरोहर संरक्षण और परीक्षण तथा मूर्त और अमूर्त दोनों ही तरह से कला संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है। कहने का मतलब यह है जो भारत में जो विश्व धरोहर स्थल है वो लगभग 38 है। ठीक है, टोटल जो है कितने 38 है। मंत्रालय के 4 मिशन देख लीजिएगा। जो संस्कृति मंत्रालय ये उसकी बात की जा रही है जो कि कला संस्कृति मंत्रालय। देखो, कला संस्कृति मंत्रालय वो मंत्रालय है जो कि जिसमें जो है आपको जो कला मतलब जो जिसे डांस वगैरह होते हैं मतलब वो होता है लोक नृत्य वगैरह या फिर किसी संस्कृति से जो है संवर्धन जैसे कार्यों का दायित्व मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें साथ में। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो है यही मंत्रालय के 4 मिशन है देखिएगा। और राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन जो है ये भी राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन है। ठीक है, और गांधी धरोहर स्थल मिशन है। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें देखिएगा। इसके अलावा मंत्रालय गांधी जी की विरासत का संरक्षण, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मारक और महापुरुषों के जन्म शताब्दी आयोजन कार्य करता है। देश के सभी प्रमुख पुस्तकालय का संरक्षण कार्य करता है। कहने का मतलब यह है जो मैंने आपको बताया, जो ऐसे स्थल हैं जो कि एक ऐतिहासिक हैं और जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, बलिदान दिया है, उनके जो है जो भी उनकी संरक्षण जो मतलब उनकी विरासत थी उसका जो है देखभाली सरकार करती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्कृति संगठन यूनेस्को ने भारत में मुंबई, ठीक है, विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इजेबल को 37वीं विश्व धरोहर संपदा, ठीक है, घोषित किया है। कहने का मतलब क्या है, 37वीं जो घोषित किया वो किसे किया, मुंबई की विक्टोरिया को। ठीक है, इससे पहले जो है अहमदाबाद के बाद जो है इसके बाद में जो है इससे पहले जो है अहमदाबाद था। दूसरा ये जो है सिटी की बात चल रही है। ठीक है, क्या है कि सिटी की बात चल रही है, शहर की बात चल रही है जो यूनेस्को विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित है। इससे मुंबई सिटी, ठीक है, अहमदाबाद के बाद भारत में ऐसा दूसरा महानगर बन गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित है। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृति, देखिए संस्कृति में क्या है, संगीत, नाटक अकादमी की बात करते हैं हम। ठीक है, ये सारे जो है अलग अलग एक अकादमी बनाई जाती है
उसको जो है एक बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक मतलब एक तरह से सोसाइटी वगैरह, देखो 1961 में सरकार ने संगीत नाट्य अकादमी का एक सोसाइटी ग्रुप पुनर्गठन किया। क्या कहा? एक सोसाइटी ग्रुप में पुनर्गठन किया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, ये अधिनियम याद रखेंगे आप, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराया गया। ठीक है, आप ये वाली डेट चाहे याद रखें ना रखें, पर ये वाली डेट आपको याद रखना पड़ेगी इसके लिए। 1945 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें एक राष्ट्रीय संस्कृत न्यास बनाकर उसमें अकादमी की व्यवस्था की जाए। यह कहा गया था 1945 में, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक प्रस्ताव दिया गया था। उसमें इस चीज को कहा गया था कि इसका जो एक न्यास बनाकर इसमें अकादमी की व्यवस्था की जाए। अकादमी भारत में संगीत नृत्य नाटक की साधना करने वाले लोगों की मदद के लिए एकीकृत ढांचा तैयार करता है। मतलब जो लोग ये संगीत नृत्य वगैरह जो भी इन संस्कृति के लिए जो है अपना योगदान देते हैं, उनकी मदद के लिए और उनको जो है एक सम्मान देता है। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय, देखिएगा, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1959 में स्थापित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दुनिया के अग्रणीय रंगमंच संस्था है। ठीक है, अग्रणीय का मतलब होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, 1975 में इसे स्वायत्ता संस्था बना दिया गया। जिसका पित्त पोषण संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। पित्त पोषण का मतलब होता है जो उसमें किसी पैसे को खर्च किया जाता हो किसी उसके ऊपर, किसके, जो कि इसमें काम करने वाले हैं। ठीक है, उसे वित्त पोषण विभाग द्वारा ही किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रंगमंच के इतिहास, नाटकों का निर्माण, ठीक है, दृश्य, परिधान, रूप सज्जा जैसे रंगमंच में विभिन्न पक्षों की जानकारी देता है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय स्थानीय रंग मंडलियों, कलाकारों के सहयोग के लिए कार्यशाला आयोजित करना था। ये कार्यक्रम केवल स्थानीय भाषाओं में ही आयोजित किए जाते थे। बताइए इसमें से इसका आंसर कौन सा सही होगा? कथन है आपके पास, आंसर बताएं कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी जो है सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सभी जो है कथन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आज आगे चलते हैं। संस्कृत और पर्यटन। देखिए पर्यटन जो है हमारा पर्यटन का मतलब जो यातायात वगैरह या जो फिर हमारा जो ये जितना भी ये सारी चीजें जो है, देखो पर्यटन अगर ज्यादा होगा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। भाई देखो, अगर कोई भी हमारी संस्कृति, मतलब कोई भी अगर हमारा स्मारक है और वह पुराना स्मारक है कोई भी, उसे लोग देखने के लिए आएंगे तो पर्यटन में इजाफा होगा। दूसरी चीज़, वहाँ तभी लोग आ पाएंगे अगर उसके हम अच्छे से खूबसूरती बनाए रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य भी हमारा इसी उसमें आता है कि हम जो है अपने जितने भी हमारे अनुसंधान, मतलब वो हैं क्या कहते हैं, कला केंद्र हैं, उसको हम जो है इसी वजह से जो है इसको एक अच्छे तरीके से देखभाली करने के लिए जो है इन चीज़ों को जो है एक हायर किया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जैसे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एक सीखने की जगह है ये। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक अनुसंधान केंद्र है। कैसा? राष्ट्रीय स्तर का अकादमिक अनुसंधान केंद्र, जिसके दायरे में क्लासिकल से लेकर लोक, ठीक है, लोक नृत्य वगैरह, जो कि लिखित से लेकर मौखिक, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सभी प्रकार की कलाओं का अध्ययन और अनुभव शामिल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र राष्ट्रीय पनडुब्बी मिशन का प्रबंधन करता है।
जिसमें बहुमूल्य धरोहर संरक्षण का कार्य किया जाता है। देखो मैंने अभी धरोहर संरक्षण के बारे में ही आपको बता रहा था कि इसको हमें जो है हमारा मौलिक कर्तव्य है इसकी हिफाजत करना, ठीक है। कहीं भी हम गंदगी ना करें, तो इस चीज़ के बारे में जो है और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यूपीएससी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है, जो हमारी सोचने की कैपेसिटी है, उसी का एग्जाम होता है ये, ठीक है। तो हमें जो है अपने दिमाग से सोचना और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आगे देखिएगा, सांस्कृतिक संसाधन और परीक्षण केंद्र, ये शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने की दिशा में काम करने वाले अग्रणीय संगठनों में से है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1979 में स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र, क्षेत्रीय केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय संस्कृति के बारे में जागरूकता दिखाई पड़ती है, ठीक है। किसी राज्य में, ठीक है, अपने संपर्कों के आधार पर एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में भागीदारी केंद्रों का गठन का विशेषता है। तो आप इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि अगर हमारे जागरूकता हमें दिखानी पड़ेगी काय के लिए, जो हमारे संस्कृति वाले जो जगहें हैं, स्थानीय लोग अगर जागरूक होंगे तभी वहाँ पर जो रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो भागीदारी अच्छी होगी और जो है अच्छे से लोग जो है उनका विकास होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा उस जगह का। तो हमें पर्यटन जो है हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे संस्कृति के लिए पर्यटन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी में जो है जो विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है इस चीज़ में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बात है वो, क्योंकि उससे हमें जो है इनकम, हमारी जो विदेशों की इनकम होती है वो हमारे इंडिया में आती है, उससे हमारी जीडीपी बढ़ती है। मतलब इस तरीके से सारा जो है रिलेट करना पड़ता है एक दूसरे से। संस्कृत संसाधन परीक्षण केंद्र के मुख्य उद्देश्य में शामिल है। बताइए कौन कौन से उद्देश्य जो है शामिल है। विद्यार्थियों में भारत की क्षेत्रीय संस्कृति की विविधता के बारे में जागरूकता, इसका मुख्य जोर इस बात पर रहता है कि किस तरह शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाए, संस्कृति से जोड़ा जाए। देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आप पूरब में हैं तो पश्चिम तक आपका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तभी आपके जो है एक तरह से जो है जुड़ पाओगे, जब जुड़ोगे तभी तो आपका विकास होगा, ठीक है। अगर आप उत्तर में हैं तो दक्षिण में जो है आपका जो है संस्कृति का जो है विकास होना चाहिए, जिससे कि आपको जो है एक अच्छे से जो है रोजगार मुहैया होगा उससे। विद्यार्थियों को विकास कार्यक्रम में संस्कृति के महत्व के बारे में जागरूक बनाना, यही जो है बातें आपको समझना पड़ेंगी कि अगर किस तरीके से जो है हमारी संस्कृति में जो है ये बताया गया है कि क्षेत्रीय संस्कृति के बारे में जो है आपको जागरूक करना, और उससे जो है मुख्य जोर देना, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ा जाए। तो ये सभी उपरोक्त जो है सभी सही हैं, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा जो है 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई थी, 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी इसकी घोषणा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब यही है कि जो हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसमें जो है एकता दिखाना, उसमें जो है एक दूसरे की पार्टिसिपेंट करना और अच्छे से उसको जो है और ज़्यादा विकसित करना, ठीक है, मिल बांट कर विकसित करना, उसको ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है एकता की बात भी दिखाता है यहाँ पे। ये देखो इस पहल के व्यापक लक्ष्य हमारे राष्ट्र की विविधता, एकता का महामंडन और देश में लोगों के बीच परंपरा से विद्यमान भावनात्मक संबंधों का ताने बाने को बनाए रखना। देखिएगा मैंने कहा कि आपके जो भाव हैं उसको एक दूसरे से शेयर किया जाएगा और उनकी बातों को समझा जाएगा, उनके काम को भी समझा जाएगा। तो इसी से एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है ये क्यों कहा गया, ये जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्यों यहाँ पर जो है सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो है
जयंती पर ही क्यों इसको करा गया? क्योंकि इन्होंने जो है भारत का एकीकरण किया। क्या करा? एकीकरण किया भारत का। अब भारत का जब एकीकरण किया है तो इसी वजह से इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो बिस्मार्क ने किया था। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, तो इन्हें भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच साल भर तक चलने वाली राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम। ठीक है। राष्ट्रीय भावना की एकता मतलब राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम चलाए जाएंगे और 20 साल तक चलने वाले राष्ट्रीय मतलब कहने का मतलब सब वही है जो मैंने आपको बताया है कि एक तरह से अपने आप में जो है राष्ट्रीय के प्रति भाव अपना जो है उत्पन्न करो और उसमें जो है आप जो है किसी भी राज्य की समृद्धि, धरोहर, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को प्रदर्शित करना और उसमें जो एकता का वातावरण का निर्माण जिसमें एक दूसरे पर तौर तरीके का अनुभवों को सीख सकें। मैंने आपको शुरू में ही चीज बता दी कि एक दूसरे के तौर तरीके सीख सकें और उसमें जो है एक दूसरे का विकास हो सके। ठीक है। इसी चीज को जो है हम क्या कहा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण क्या होता है? ये जो है हमारे जो भी खुदाइयाँ होती हैं या फिर आप कह सकते हैं जो भी एक प्राचीन चीजें जो मिलती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं ये लोग। प्राचीन स्मारकों के बारे में मतलब इस तरीके से जो है जितनी भी ये खोजें होती हैंगी, ज्यादातर जो जमीनी खोजें होती हैं वो सारी जो है पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही बताई जाती है कितनी साल पुरानी है। अब वो उस पर कैसे कार्बन डेटिंग के द्वारा ये इस तरीके से जो है जितना भी अभी हमारा हड़प्पा सभ्यता है ये सारा जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही तो सारी चीज़ों का हमारा जो है विस्तार हो खुलासा हो पाया है कि हाँ ये इतना पुराना है और इतना यही हो तो हुआ करता था। तो देखिए इसी तरीके से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। कब की गई थी आप ये याद रखेंगे? 1861 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। भारत की संस्कृति विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। बिल्कुल सही बात है। ये पूरा जो है उसका संरक्षण करता है, उसका अनुसंधान करता है, उसके बारे में खोज करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। और उसके संरक्षण का मतलब होता है उसकी देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। और हमारा भी मौलिक कर्तव्य बनता है, हमें भी उसकी देखभाल के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अच्छे से जो है हमें अपनी जो पुरातत्व जो हमारी स्मारक हैं, पुरातत्व स्थल है हमारे, हम उसको जो है अच्छे से उसकी रख रखाव करें। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। देखो मैंने अभी यही आपको समझाया। इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल है पुरातत्व अवशेषों का सर्वेक्षण करना मतलब उसमें परीक्षण करना, एक तरह से उत्खनन करना, केंद्र द्वारा इस संरक्षित स्मारकों, स्थलों और अवशेषों का रखरखाव जो है ये इसका काम है। किसका? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। ठीक है। पुरातत्व विभाग का जो है। ठीक है। प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ने देश भर में 3686 स्मारक स्थलों को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इस वाली लाइन को। ठीक है। इसमें से 21 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कितने? 21 जो है इसमें से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। देखिएगा आगे क्वेश्चन देख लेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा स्थापित की गई। किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा जो है ये पुरातत्व सर्वेक्षण जो है विभाग का जो है स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। और ये एशियाटिक सोसाइटी की उत्तराधिकारी संस्था थी, मतलब उत्तराधिकारी संस्था बनी थी जिसको क्या है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो बना दिया गया था। ठीक है। उत्तराधिकारी का मतलब होता है उसके बाद में उसके ऊपर शासन करने वाला। जैसे कि किसी का उत्तराधिकारी आप जैसे कि आपके पापा हैं इस टाइम, तो वो आपके ऊपर जो है वो अब उसके बाद में घर की जिम्मेदारी बड़े लड़के पर आ गई जो आपका उत्तराधिकारी, या फिर छोटा भी अगर समझदार होगा छोटा तो उसके ऊपर भी आ सकती है, तो उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक है। उत्तराधिकारी का मतलब ये होता है। इसका आंसर बताएं क्या होगा? इसका आंसर बताएं क्या होगा?
ठीक है, इसका आंसर होगा, दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना मुख्य रूप से वायसराय राजा राम मोहन राय, ठीक है, के प्रयासों के द्वारा 1921 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत ब्रिटिश इतिहास के रेखांकित करने वाले कालखंड संग्रहालय के रूप में की गई थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। देखिएगा, सबसे मेन चीज वायसराय तो है नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वायसराय अगर बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। उस टाइम पर बात करें हम वायसराय की तो लॉर्ड कर्जन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। पहला वो सेकंड और थर्ड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ठीक बात है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों में धर्मों की समानता, मुख्य मनुष्य के देवत्व की संभावना, ईश्वर की उपासना के लिए मानव सेवा शामिल है। देखिए, आपको पहली चीज याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1936 में। श्री रामकृष्ण की पहली जन्म शती के अवसर पर उसके स्थायी स्मारक के रूप में बनाई गई रूप में है की गई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है किसने, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों में धर्मों की समानता, ठीक है, धर्मों की समानता, मनुष्यों में देवताव, मतलब मनुष्य के अंदर देवत्व की संभावना, ईश्वर की उपासना के लिए मानव सेवा शामिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है ये सही कथन है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय संग्रहालय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1814 में एशियाटिक सोसाइटी परिसर में एक संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई। किसमें, इसकी एक संग्रहालय के रूप में जो है स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी परिसर में, ठीक है, उसके परिसर में की गई थी। परिसर का मतलब होता है एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। इसे एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम, इंपीरियल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, से जाना जाता था। किस किस नाम से, एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम, ठीक है, इंपीरियल म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम के नाम से, तीनों नाम से जाना जाता था। 1878 में इसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका भी आंसर जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना मुख्य रूप से वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रयासों द्वारा 1921 में की गई। मैंने आपको बताया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। वो जो कथन अभी पीछे गलत करा था हमने, वो मतलब बताया था कि ये गलत है। लॉर्ड कर्जन के प्रयासों के द्वारा की गई। भारत ब्रिटिश इतिहास को रेखांकित करने वाले कालखंड संग्रहालय के रूप में की गई थी, ठीक है, जो कि सारी जो है यहाँ पर चीजें जो है कालखंड, मतलब जो उस बात कालखंड मतलब संग्रहालय के रूप में, जो ब्रिटिश इतिहास को रेखांकित करने वाले, मतलब जो ब्रिटिश इतिहास को बताने वाली जो चीजें रखी हैं वहां पर, उसको जो है एक रेखांकित तरीके से मतलब समझाने के लिए वो चीजें वहां रखी हैं, ठीक है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया, ठीक है। 1935 अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया, ठीक है। ये भारत ब्रिटिश वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है, जो राज के ताज के नाम से मशहूर है। किसके, राज के ताज के नाम से मशहूर है। भारतीय संग्रहालय के बारे में
1814 में एशियाटिक सोसाइटी परिसर में एक संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, इसे एशियाटिक सोसाइटी म्यूजियम, इंपीरियल म्यूजियम और इंडियन म्यूजियम के नाम से भी पुकारा जाता है। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। इसकी जो है अगर हम स्थापना की इसे घोषित जो किया गया 1878 में, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय रामकृष्ण मिशन संस्थान की। इसकी स्थापना 1936 में रामकृष्ण मिशन की पहली जन्मस्थली के, ये मैंने आपको अभी सारा बता दिया, विवेकानंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय की। पर्यटन मंत्रालय की बात करते हैं हम अच्छे से, देखिएगा। पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है, ठीक है। कौन सी एजेंसी है? नोडल एजेंसी है। इस प्रक्रिया को मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, एजेंसियों, राष्ट्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों, निजी क्षेत्रों से सहयोग करता है, ठीक है। निजी क्षेत्रों से भी इसको जो है सहयोग किया जाता है। निजी क्षेत्र क्या होता है? प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। पर्यटन आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन और बहुत से देशों के विदेशी मुद्रा आमदनी का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। मैं शुरू में ही बताया था कि किस तरीके से जो हमारा पर्यटन है हमारे लिए किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण है, और इसका जो है विदेशी मुद्रा का क्या आमदनी का महत्वपूर्ण वो है, सभी तरीके से जो हमारे रोजगार पर जो है असर पड़ता है, ठीक है। इससे बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसर पैदा होते हैं, ठीक है। रोजगार अवसर का विशेषता को से लेकर अकुशल किस्म के होते हैं, जिससे रोजगार अधिक अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, निभाता ही है, ठीक है। निभा सकता नहीं, निभाता ही है। विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुनियादी ढांचे संबंध बनाने, सेवा प्रदाताओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की गुणवत्ता आदि शामिल है इसके अंदर, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय ने जो है पर्यटन के विकास के लिए विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जिस राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर, किसके साथ में? राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर, निजी क्षेत्रों के साथ में, जिसको हम ई वीजा सुविधा 2018 में इसको शुरू किया गया था। और ई वीजा से देखो जितना भी वीजा होंगी या फिर कोई भी पैसा देखो हमारे देश में जब आएगा तो हमारा जो है फायदा ही होगा, ठीक है। में ही वीजा की सुविधाओं के लिए विस्तार करके 167 देशों के नागरिकों को 5 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में बांट दिया? 5 श्रेणी। ई टूरिस्ट वीजा, ई बिजनेस वीजा और ई मेडिकल वीजा। अगर बिजनेस के लिए आएगा, टूरिस्ट के लिए आएगा तो टूरिस्ट वीजा, बिजनेस के लिए बिजनेस करने के लिए आता तो उसके लिए और छूट होगी, उसके लिए अलग। मेडिकल वीजा के लिए अलग, मेडिकल असिस्टेंट वीजा के लिए अलग है। ई कॉन्फ्रेंस वीजा अलग है, जो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए होती है, ठीक है। 24 घंटे जो है बहुत ट्रस्ट इन्फो लाइन, मतलब कहने का मतलब ये 24 घंटे 7 दिन जो है हर तरह की भाषा में टूरिस्टों को जो है ये गाइड करेंगे, और इन कोई भी परेशानी होगी 24 घंटे 7 दिन, अगर ये कोई भी टूरिस्ट के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। विशिष्ट उत्पादन जैसे क्रूज, पर्यटन, एडवेंचर, मेडिकल, आरोग्य प्रदर्शनी, इको टूरिज्म आदि राष्ट्रीय चिकित्सा आरोग्य बोर्ड का गठन किया गया। तो इसी चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे जो विदेश से लोग आते हैं हमारे यहाँ, उनका जो है बहुत ज़्यादा देश में जो है हमारा जो देश में जो है जितना भी जीडीपी या किसी भी चीज़ में अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, ठीक है। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, इसमें क्या है? अतुल्य भारत को बढ़ावा देने के लिए संवर्धन गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में इनक्रेडिबल इंडिया का उद्देश्य क्या रहा? देखिएगा, भारत के विभिन्न पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देना ताकि देश में अधिक संख्या, देखो इसमें यह है कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप वहाँ जाएं और जाने के बाद में उस जहाँ भी आपको जो है अच्छी चीज़ लगे उसका वीडियो बनाएं और इस पर डाल दें, जिससे कि पता चलेगा कि कैसा जो है हमारा देश है। तो वही एक देश को जानने के लिए और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको बढ़ावा दिया है। तो देश में अधिक संख्या विदेशी पर्यटकों का आगमन हो और पूर्वोत्तर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनेक मीडिया प्रचार अभियान माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट नाम से इस डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। नॉर्थ ईस्ट नाम से भी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है। इसको जो है बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार वगैरह और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाज़ारों में जो है इसका वो भारत के बढ़ावा देने के लिए संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाज़ारों में जो इसका बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा। देखिएगा, अतुल्य भारत वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया कि आपको वीडियो बनाओ और उस पर डालो, ठीक है।
लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उद्देश्य क्या रहा है इसका? अतुल्य भारत वेबसाइट मोबाइल ऐप। उद्देश्य पूरे भारत विश्व में भारत का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल के रूप में दिखाना है, ठीक है। और पर्यटक मंत्रालय ने बहुभाषी अतुल्य भारत वेबसाइट के डिजाइन को नया रूप दिया गया ताकि भारत के पर्यटक स्थलों आकर्षणों अनुभवों और मूल्यों के बारे में अधिक सूचना दी जा सके, ठीक है। पर्यटक मंत्रालय ने अतुल्य भारत 2.0 वेबसाइट का उद्देश्य विश्व में जो है उत्पादकों को प्रदर्शित करना है। देखो, अगर टूरिज्म ज्यादा होगा तो हमारी जो है इनकम बहुत बढ़ेगी, ठीक है। और उससे जो है हमारा जो है सारे जो है हमारे ऊपर जो है, अगर सरकार भी अगर खर्च करेगी तो जब कमाई होगी सरकार की तभी तो हमारे ऊपर खर्च करेगी कुछ। अगर जो भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर, वर्तमान में वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है। इसे जो है चीनी, अरबी, स्पेनिश भाषा में लॉन्च किया गया है, ठीक है। जो वर्तमान जो है अभी तो इसमें अंग्रेजी में थी, हिंदी में थी, अभी जो है चीनी में भी, अरबी में भी, स्पेनिश भाषा में भी लॉन्च कर दिया गया है। इसको 2.0 जब आया है तो इसको जो है इन भाषाओं में भी लॉन्च कर दिया। उद्देश्य क्या? वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भारत विभिन्न पर्यटक उत्पादनों को दिखाना और पर्यटक को व्यक्तिगत संदर्भ संबंधित डिजिटल अनुभव प्रदान करके पर्यटक के प्रति जागरूक, आकर्षण और अवसर बढ़ाना है, ठीक है। जागरूक प्रति, जब भाई आप देखोगे किसी पोस्टर को, अरे फला जगह ऐसी है, तो सोचेगा दिल में आ गया हम चलो घूमने चल रहे हैं, ठीक है। देख के आते हैं जगह। पर्यटकों का आदान प्रदान एक दूसरे की संस्कृति को समझना और उसकी रहन सहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना इसकी तो ये जो है इसका पूरा वो है थीम सर्किट एंड एकीकृत विकास के संबंध में जो है बुनियादी ढांचे व विकास के लिए पर्यटक मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है, देखिएगा उद्देश्य क्या क्या है इनके। पर्यटक को अधिक प्रगति और रोजगार सृजन करने के माध्यम के रूप में स्थापित करना है। पर्यटकों की संभावना वाले सर्किटों, ठीक है, योजना वृद्ध और प्राथमिक विकास करना। चिन्हित क्षेत्रों में आजीविका संसाधनों का सृजन करने के लिए देश में संस्कृति मूल्यों का धरोहर का प्रतिहसन, ठीक है, देना। सर्किट गंतव्यों का विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का सतत ढंग से विकास करते हुए वहां के पर्यटन संबंधी आकर्षक को बढ़ावा देना है, ठीक है। समुदाय आधारित विकास तथा गरीबी समर्पित जो पर्यटन दृष्टिकोण है उनका समर्थन करना, ठीक है। स्थानीय समुदाय के बीच जो आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, जीवन के स्तर में सुधार होगा और उसके विकास, ठीक है। पर्यटन महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। ये मैंने आपको टोटल बता चुका हूँ किस तरीके से जो है इसका जो है निचोड़ है पूरा, ठीक है। स्वदेश ये एक ये देखो, इसको आप याद रखना, स्वदेश दर्शन योजना थीम आधारित पर्यटक सर्किटों का एकीकरण विकास, देश के संबंधित बुनियादी ढांचों का विकास के लिए जो है ये करा गया, ठीक है। पर्यटक मंत्रालय के पर्यटक स्थलों की थीम आधारित एकीकरण, ये पूरा नाम है इसका, थीम आधारित एकीकरण। जो स्वदेश दर्शन की योजना की शुरुआत की गई, जो तीर्थ स्थल संरक्षण एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद, क्या नाम से, प्रसाद। जब प्रसाद कहाँ मिलेगा? जब हम तीर्थ यात्रा करेंगे वहीं तो प्रसाद मिलेगा हमें, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, ठीक है। योजना की शुरुआत की गई। अब देखो इसकी ये जो है हिंदी में जो है फुल डेफिनेशन की गई है प्रसाद की, और ये इंग्लिश में है, ठीक है। तीर्थ स्तर कायाकल्प और आध्यात्मक और पर राष्ट्रीय मिशन संवर्धन अभियान, ठीक है, प्रसाद का। पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं जो है कौन कौन सी हैं? विशिष्ट विषय वस्तु स्वदेश दर्शन के आसपास जो है कौन कौन सी? पर्यटक सर्किट का एकीकरण विकास करना, ठीक है। और तीर्थ स्थल कायाकल्प और आध्यात्मिक स्तर पर राष्ट्रीय संवर्धन अभियान का प्रसाद, ठीक है। ये अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा? प्रसाद। पर्यटन के बुनियादी ढांचा विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता देना। अतिथि सत्कार सहित घरेलू पर्यटन का प्रसार और प्रचार करना, जिसको हम शॉर्टकट में कहेंगे इसको DPPH। सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए आपके लिए मैंने एक ये मेंस के लिए क्वेश्चन बनाया है, और इस क्वेश्चन को जो है आप 250 वर्ड में जो है हमें इसको लिखे, और लिखने के बाद में अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जो है, अगर आप कंप्यूटर पर लिखें तो कमेंट बॉक्स में इसको जो है सेंड कर सकते हैं। देखिए 250 वर्ड का मतलब क्या होता है? एक वर्ड, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो आप, ये वर्डों की संख्या होती है, इस तरीके से आप जो है लिखना प्रारंभ करें, जिससे कि आपको जो है एक अच्छा लेवल
यूपीएससी के लिए जो आपको मिलेगा, ठीक है। चैप्टर 6 शुरू होता है, इसमें हम देखेंगे मूल आर्थिक आंकड़े। मूल आर्थिक आंकड़े के बारे में हम समझेंगे वर्ष 1999 में, ठीक है। संख्यायिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग का आपस में विलय करके एक स्वतंत्र मंत्रालय, देखिए मैं जितना आपको लाइट कर दूंगा, ठीक है, के रूप में संख्यायिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया। कौन सा वाला? संख्यायिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया। किसको? इन दोनों को जोड़ने के बाद में संख्यायिकी विभाग और ये दोनों को जो है जोड़ने के बाद में एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है के रूप में। एक स्वतंत्र मंत्रालय का मतलब जो कि बिल्कुल एकदम अपने आप में स्वतंत्र है। संख्यायिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय बनाया गया है, ये है नाम इसका। कौन कौन से को जोड़ के इस वाले को विभाग को देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूं आपको, ठीक है। देखिए इन दो विभागों को जोड़ने के बाद में इन विभागों को जोड़ने के बाद में एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है, ठीक है। इसके अंदर ये विभाग मंत्रालय को जो है बनाया गया, कौन सा वाले को? संख्यायिकी और कार्यक्रम, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय। मंत्रालय के दो खंड हैं। कितने खंड हैं? मंत्रालय के दो खंड है। पहला संख्यायिकी विषयक और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। संख्यायिकी खंड के राष्ट्रीय संख्यायिकी कार्यक्रम एनसीओ के नाम से नाम दिया गया है, जिसको राष्ट्रीय संख्यायिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय जो है आपका सर्वेक्षण कार्यालय शामिल किया गया, ठीक है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। इसको जोड़कर और इसको जोड़कर दोनों को एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है, जिसका नाम ये है, ठीक है। कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के 3 प्रमुख विभाग हैं। 3 प्रमुख विभाग कौन कौन से? 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें अवसर रचना और परियोजना अनुसरण निगरानी, ठीक है। तीसरा कौन सा? संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, जो संसद के सदस्य स्थानीय क्षेत्र में जो है स्थानीय क्षेत्र आते हैं उसमें विकास के लिए। इन 3 विभागों के अंतरिक्त भारत सरकार के संकल्प, ठीक है, के माध्यम से सृजित राष्ट्रीय संख्यायिकी आयोग और स्वायत्त संस्थान भी है, अर्थात भारतीय संख्यायिकी संस्थान, जिसके संसद द्वारा अधिनियम पारित कर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का घोषित कर दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं संख्यायिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ये बनाया गया मंत्रालय। वर्तमान संरचना क्या है इसकी? संख्यायिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के निम्नलिखित 2 विभाग हैं, जिसको हम संख्यायिकी से संबंधित और कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है, ठीक है। वर्तमान में संख्यायिकी विभाग कौन से इसके जो है संस्था है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में केंद्रीय संख्यायिकी कार्यकाल SCO, ठीक है। कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO शामिल है, ठीक है। ये आ गया कार्यक्रम कार्यान्वयन बिग में 3 विभाग हैं, जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और संसद स्थानीय क्षेत्र में विकास की योजना, ठीक है। सांसद स्थानीय क्षेत्र की विकास में जो योजना चलाई जाती है वही इसी में आती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा। संख्यायिकी विभाग और कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 1999 में संख्यायिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अवस्थित में आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मंत्रालय में 2 विभाग हैं, इसके संख्या के संबंधित और एक दूसरा कार्यान्वयन के संबंधित। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दोनों आंसर जो है, दोनों ही कथन जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है संख्यायिकी विभाग, जिसमें राष्ट्रीय संख्यायिकी कार्यक्रम NSO कहा जाता है, ठीक है, और राष्ट्रीय संख्यायिकी कार्यालय NCO के केंद्र संख्यायिकी कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम NSS शामिल है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? इसका भी सही आंसर दोनों ही सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड में 3 विभाग, ठीक है, कौन कौन से? मैंने आपको बता दिया। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, आधार संरचना प्रबोधन, परियोजना प्रबोधन तथा संसदीय कार्य क्षेत्र का विकास की योजना,
ये जो आ गया आपके, ठीक है। इसको देखिए, संख्यायिकी और कार्यक्रम कार्यवाहन मंत्रालय देश में जारी संख्यायिकी के विस्तार में गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है। जारी की गई संख्यायिकी प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षण और केंद्र, राज्य सरकारों और गैर कानूनी स्रोतों द्वारा आयोजित की गणना अध्ययनों पर आधारित होती है। मंत्रालय मानक संख्यायिकी तकनीकों को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटा सेटों के संकलित करता है। ठीक है, कैसा करता है? संकलित करता है डाटा को मंत्रालय के मानक संख्यायिकी के। ठीक है, इस चीज को आप समझे। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में NSSO। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय संख्यायिकी और कार्यवाहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके कार्यालय? इसके अंतर्गत आता है। यह अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न विषयों पर व्यापक स्तर पर प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कराने हेतु उत्तरदायी है। संख्यायिकी अधिनियम, ये वो सब संख्यायिकी मतलब वही है जितने जो जनसंख्या के ऊपर है, जितने भी ये देखते हैं कि मतलब सर्वेक्षण करते हैं, जो कि उपक्रम सर्वेक्षण नियमावली के अंतर्गत आर्थिक जनगणना। देखो, ये अनुवर्ती गतिविधियों के रूप में देश में घर घर जाकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण हेतु नियमित रूप से सर्वेक्षण करना और प्राथमिक आंकड़ों को जुटाना। ठीक है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के संबंध में कितने जो है अंतर है या क्या भेदभाव चल रहा है, वो सारी चीजें जो है इसमें बताई जाती हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय में। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय के प्रमुख महानिदेशक होते हैं। कौन होते हैं? महानिदेशक होते हैं, जो अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक स्तर पर प्रतिदर्श जो है सर्वेक्षण कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो जनसंख्या के मामले होते हैं वही, देखो, केंद्रीय संख्यायिकी संगठन। ठीक है, ये वही है जनसंख्या का मामला। देखिएगा, केंद्रीय संख्यायिकी कार्यालय मंत्रालय का एक ही समृद्ध कार्यालय है जो देश भर में संख्यायिकी कार्यकलापों का वो समन्वय करता है और संख्यायिकी मानकों पर निर्धारित करता है। इसके अलावा जो है आंकड़े, ठीक है, आंकड़ों का संकलन करना, औद्योगिक उत्पादन सूचांक, शहरी ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचांक, सारा उसके अंदर ही है। ठीक है, आगे बढ़ो। 20 सूत्री कार्यक्रम देख लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होते हैं? वर्ष 1975 में शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम को 1982 से 1986 और फिर 2000 पुनर्गठन किया गया, जिसमें 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन के बारे में देश गरीबी का उन्मूलन करने का, समाज के निर्धन और वंचित समुदायों के जीवन में सुधार लाने पर बल दिया जाता है। क्या होता है इसमें जो गरीब लोग हैं और उनका जो है समुदाय में जो उनके ऊपर में भेदभाव करा जाता है, उसको जो है एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि के बारे में, पेयजल, नवीनीकरण, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा, समाज, कमजोर वर्गों के कल्याण जैसे विषयों पर इस पर जो है कार्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, ये 20 सूत्री जो है ये सब गरीबों के लिए अच्छे नियम है। इसमें जो है सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, देखो 20 सूत्री का, देखो वो तो मैंने आपको बेसिक उसमें बता दिया था। देखो 20 सूत्री पहला सूत्र कौन सा? देखो वो 20 सूत्री वाला मामला है। देखो, गरीबी हटाओ। ठीक है, ये है आपका जनशक्ति, किसान मित्र हो गया, श्रमिक कल्याण हो गया, ठीक है, खाद्य सुरक्षा हो गया, और सबके लिए शिक्षा, शुद्ध पेयजल, जन जन का स्वस्थ, ठीक है, सबके लिए शिक्षा, डबल आ गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो कल्याण के लिए, मतलब उनके लिए बढ़ावा देने के लिए, महिला कल्याण के लिए, ठीक है, महिलाओं को बढ़ावा, बाल विकास के लिए, युवा कल्याण के लिए, कल्याण का मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई नई से नई योजना लाना, उसके लिए मतलब उसको ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए। बस्ती सुधार, ठीक है, बस्तियों, पर्यावरण सुरक्षा के, समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क अच्छे होना चाहिए, ग्रामीण ऊर्जा के लिए, पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए, ई शासन के लिए। ठीक है, सारी चीज़ों का जो अच्छे से इसमें बताया गया। आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ये बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फंड, जो
टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, रिसर्च प्लानिंग के लिए। ये जो अलग अलग वो है, जो भागों में बांटा गया ये है। पहले तो रिसर्च प्लानिंग होना चाहिए, पहले तो प्रोजेक्ट होना चाहिए, फिर उसके ऊपर रिसर्च प्लानिंग है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में जो है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप नेट से भी सर्च करके इसके बारे में वो और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र का विकास की योजना है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र की विकास योजना जो है 1993 में लागू की गई, जो प्रारंभ में ग्रामीण विकास मंत्रालय के योजना के नोडल मंत्रालय द्वारा जो है बनाया गया। अक्टूबर 1994 में ये योजना जो है सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है, कार्यवाहन मंत्रालय के स्थानांतरित कर दी गई। मतलब एक जगह से दूसरी जगह कर दी गई थी। ठीक है, और PMPLAD योजना के उद्देश्य संसदों के राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ी योजनाओं में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, देते हुए और विकासोन्मुख कार्यक्रम का अनुसंधान करते हुए समक्ष बनाना। ठीक है, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पेयजल सुविधा, शिक्षा, विद्युत सुविधा, ये सारी चीज़ें सिंचाई कर मतलब, और पारिश्रमिक रेलवे, सड़कें, खनिज और पुल, स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य, इसके बारे में जो है संचालन के बारे में नियमावली बनाने के लिए जो है वर्तमान में नियमावली 2016 में संशोधित कर एक प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो आप इतनी बात को समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संसदीय स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। कैसी वित्त पोषित योजना है? इस योजना के तहत एक संसदीय क्षेत्र के लिए वार्षिक ठीक है रूप से दी जाने वाली राशि अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए है। इसके तहत योजनाओं के कार्यन्वयन हेतु नीति निर्माण, धनराशि जारी करने और निगरानी तंत्र के, ठीक है, निगरानी तंत्र के निर्माण केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस योजना के माध्यम से सांसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्रों में स्थानीय जागरूकता के आधार पर विकास कार्यों को शुरू करने का सुझाव देते हैं। इस योजना का शुरुआत बाद से ही देश में राष्ट्रीय प्राथमिकता जैसी पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करा। योजना के प्रमुख विशेषताएं जो हैं, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना, जिसके अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में कोष सीधे जिला प्रशासन को जारी किया जाता है। ठीक है, किसको? जिला प्रशासन को। योजना के अंतर्गत जारी किया गया कोष तत्कालातीत नहीं होता, अर्थात किसी भी निर्धारित वित्त वर्ष में ये स्वीकृत धनराशि जारी नहीं हो पाती है तो पात्रता होने की स्थिति में अगले वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के लिए 5 करोड़ रुपए वार्षिक पात्रता है। ठीक है, 5 करोड़ रुपए जो है खर्च कर सकता है एक सांसद। ठीक है, तो योजना के अंतर्गत संसद की भूमिका कार्यों के लिए प्रस्ताव देना, उनके लिए अनुशंसा करना, ठीक है, उन्हें और स्वीकृत करना और कार्यन्वयन के बाद जो है कार्यों के निर्धारित समय सीमा पर पूरा करना जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है। ठीक है, ये भारत लोकसभा के निर्वाचन सदस्य अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों को विकास कार्यों के लिए सिफारिश अनुशंसा कर सकते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य जिस पर राज्य से चुने गए हों वहां के किसी भी स्थान पर सिफारिश कर सकते हैं। संसद के लिए नामित सदस्य
सदस्य देश के किसी भी स्थान को कार्य के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। ठीक है, बस ये टोटल ये जो वही है सांसद निधि होती है, जिसमें कि बाढ़, तूफान, ओला वृद्धि से अगर कोई अगर इससे ग्रस्त होता है, कोई भी हिमस्खलन होता है, बादल फटना, किसी वजह से टिड्डी आक्रमण इस बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, भूस्खलन, चक्रवात भी चल रहे हैं। ठीक है, सूखा, सुनामी, ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके लिए जो है आपदाओं से पीड़ित को उसके लिए जो है सहायता प्रदान करना जो है संसद निधि से ही आप कर सकते हैं। देखिए कुछ करंट अफेयर का जो है इसमें है, देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 मार्च 2020 को संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। जो हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 को चुनौती देने से निपटाने के लिए एक हेतु फंड जुटाने के लिए अगले 2 वर्षों तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपीलैंड्स को स्थगित करने और अगले वर्ष तक जो इसके लिए संसद द्वारा जो है 30% की जो है वेतन में जो है कटौती की जाएगी। कल निर्णय लिया गया, जो सांसद हैं उनके जो 30% जो है वेतन जो है कटेंगे कोविड-19 की वजह से। ठीक है, इस अध्यादेश को माध्यम से संसद वेतन की कटौती का पश्चात राशि जो है एमपीलैंड फंड, ठीक है, लगभग 8,000 करोड़ रुपए को भारत संचित निधि में, ठीक है, को फंड को जो है जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग जो है कोविड-19 से निपटने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये जो है तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर जो है सब्सक्राइब बटन है इसको आप दबा दें। ठीक है, और ये जो बेल आइकन है इसको आप ज़रूर क्लिक कर दें। जब तक आपके पास ये नहीं हो जाएगा ये वाला निशान, तब तक आपको जो है इसका जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।